तो हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल लर्न विद गंगाराम में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक नया चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड लेकर आया हूं। इसमें जो बायो सेवर्ट के नियम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लगभग हर साल ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसकी बहुत अधिक संभावना है कि 2024 में जो आने वाला एग्ज़ाम है इसमें भी बायो सेवर्ट का नियम पूछ लिया जाए। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करना, शेयर करना, और यदि आप हमारे वीडियोज़ को पसंद करते हैं और हमारे और अधिक वीडियोज़ पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है तथा इस पर आधारित कौन कौन से न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है। तो यदि हम बायो सेवर्ट के नियम की बात करें तो आपने क्लास 10th में पढ़ाया होगा कि जब किसी कंडक्टर में, जब किसी वायर में धारा फ्लो की जाती है, करंट फ्लो किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है उस वायर के चारों तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक तार लिया है, जब इस तार में करंट फ्लो करेंगे तो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। आपने क्लास 10th में ये बात ज़रूर नोटिस की होगी, आपको पढ़ाया गया होगा। तो जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, करंट प्रवाहित किया जाता है, तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे बायो और सेवर्ट, इन्होंने किसी चालक के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया कि जब किसी चालक में धारा फ्लो करेंगे तो उसमें यदि हम छोटा सा एलिमेंट डेल्टा एल मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक मैंने एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया है, एक छोटा सा भाग मान लिया है। यदि किसी चालक में धारा फ्लो करेंगे और उसमें एक छोटा सा एलिमेंट डेल्टा एल मान लेते हैं तो उस छोटे से एलिमेंट के द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो चलिए जान लेते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, उसके जरिए हम बायो सेवर्ट का जो फार्मूला है उसको भी निकाल लेंगे। तो बायो और सेवर्ट ने पाया कि जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है ये नंबर 1 धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक तार में उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है ये धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको यदि आप अपने पेपर में लिखते हैं तो आपको पूरा लिखना होगा कि नंबर 1 यहाँ पर डालेंगे, फिर इसके बाद आप लिख सकते हैं कि किसी चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर इसके बाद आप डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू आई, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। फिर इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वह क्या है, वह यह है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये इस स्मॉल एलिमेंट डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है, किसी चालक के द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है उस डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होगा। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फिर इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है यह क्या है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है यह अवयव की लंबाई तथा अवयव जो यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट लिया गया है, इस स्मॉल एलिमेंट को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले जो कोण थीटा है इसकी जाके इसकी साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब क्या, जो चुंबकीय क्षेत्र है ये इस स्मॉल एलिमेंट और इस बिंदु P के बीच जो एंगल बन रहा है थीटा, इसके साइन के अनुक्रमानुपाती होता है, इसके ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र है इन दोनों के बीच बनने वाले कोण के अनुक्रमानुपाती होता है, इसके ज्या के इसके साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर यदि कोज्या दिया होगा, कोसाइन के अनुक्रमानुपाती होता है, तो यहाँ पर कॉस थीटा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर साइन के अनुक्रमानुपाती है, ज्या के अनुक्रमानुपाती है, इसलिए डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। जो चुंबकीय क्षेत्र है ये साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है यह क्या है कि यदि किसी बिंदु P की किसी अवयव से दूरी, किसी स्मॉल एलिमेंट से दूरी, यहाँ पर हम r मान लेते हैं, तो जो स्मॉल एलिमेंट से दूरी है इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है डेल्टा बी ये इस स्मॉल एलिमेंट और बिंदु P के बीच की जो दूरी स्मॉल r है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो डेल्टा बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू 1/r², या इसे आप कह सकते हैं डेल्टा बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इसको हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं।
तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है कि किसी चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट है किसी चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उस स्मॉल एलिमेंट के अनुक्रमानुपाती होता है, जो यहाँ पर मैंने लिया है। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट है चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस स्मॉल एलिमेंट डेल्टा एल और जो बिंदु P है इसके बीच बनने वाले कोण के साइन के अनुक्रमानुपाती होता है, डेल्टा B प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। फिर इसके बाद फोर्थ पॉइंट है डेल्टा B प्रोपोर्शनल टू 1/r², मतलब जो डेल्टा एल है और बिंदु P है इनके बीच जो डिस्टेंस है इसके अनुक्रमानुपाती होता है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यदि इन चारों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें प्राप्त होगा डेल्टा B प्रोपोर्शनल टू I डेल्टा L साइन थीटा, I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r²। यही तो हमें प्राप्त होगा डेल्टा B प्रोपोर्शनल टू I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r²। जो यहाँ पर हमें फार्मूला प्राप्त हुआ है डेल्टा B प्रोपोर्शनल टू I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r²। यहाँ पर जब हम प्रोपोर्शनल का अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा B इक्वल टू क्या हो जाएगा? μ0 अपॉन 4 पाई I डेल L साइन थीटा I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r²। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो μ0 है, μ0 अपॉन 4 पाई ये एक कांस्टेंट है, और यहाँ पर जो μ0 है ये निर्वात की चुंबकशीलता है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फिर इसके बाद जो यहाँ पर I है ये करंट है जो कि वायर में फ्लो हो रहा है। फिर इसके बाद जो डेल्टा L है ये मैंने यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट माना है वायर में। फिर इसके बाद जो साइन थीटा है ये यहाँ पर जो एंगल है ये थीटा है, और यहाँ पर जो R है ये स्मॉल एलिमेंट डेल्टा L और बिंदु P के बीच की दूरी है स्मॉल r। तो यहाँ पर हमें फार्मूला क्या प्राप्त हो गया? डेल्टा B इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r²। यही फार्मूला हमें प्राप्त करना था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है और आपके पेपर में इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम इसकी बीमा भी निकाल लेते हैं कि जो μ0 अपॉन 4 पाई है इसकी बीमा क्या होगी। तो यहाँ पर जो μ0 है ये निर्वात की चुंबकशीलता है। जो μ0 अपॉन 4 पाई का मान होता है ये 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। और यहाँ पर यदि हम μ0 का मान निकालें तो μ0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो इससे हमें क्या प्राप्त हुआ? यदि हम फार्मूला के जरिए क्या निकालें, यहाँ पर बीमा निकालें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ यदि हम U की बीमा निकालना चाहें, म्यू की बीमा, μ0 इक्वल टू यहाँ पर 4 पाई की और 10⁻⁻7 की कोई बीमा नहीं होगी। यहाँ पर N मतलब न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो न्यूटन की बीमा क्या होती है? M/L/T-2 होती है न्यूटन की बीमा, और एम्पियर का जो होता है A होता है। तो यहाँ पर एम्पियर स्क्वायर है तो A² हो जाएगा। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा निर्वात की चुंबकशीलता का, परमेबिलिटी का, ये हो जाएगा M/L/T-2A-2। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया μ0 का। तो यहाँ पर मैंने आपको बायो-सेवर्ट के नियम द्वारा चुंबकीय क्षेत्र निकाल के बता दिया, इसका फार्मूला भी बता दिया, और यहाँ पर जो कांस्टेंट आया है μ0 इसकी बीमा भी बता दी, इसका जो सूत्र होता है वह भी बता दिया। और μ0 अपॉन 4 पाई का जो मान होता है 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, या आप इसे लिखना चाहें तो वेबर प्रति एम्पियर मीटर भी लिख सकते हैं, वेबर प्रति एम्पियर मीटर। फिर इसके बाद चलिए हम जो निर्वात की चुंबकशीलता है μ0 और जो निर्वात की विद्युतशीलता है ε0 इसके बीच संबंध निकाल लेते हैं, क्योंकि आपके पेपर में इसके बीच संबंध जो होता है 1 नंबर में ज़रूर आता है, लगभग हर साल पूछा जाता है, किसी न किसी सेट में तो 1 नंबर में ज़रूर पूछ लिया जाएगा। तो चलिए थोड़ी देर और लगेगी और उसको हम निकाल लेंगे कि जो μ0 और ε0 के बीच क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग लिख दी है कि रिलेशन बिटवीन μ0 एंड ε0, मतलब जो निर्वात की चुंबकशीलता μ0 और निर्वात की विद्युतशीलता ε0 है, इसके बीच क्या रिलेशन होता है। चलिए उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि जो μ0 अपॉन 4 पाई है, μ0 अपॉन 4 पाई, इसका क्या मान होता है? इसका मान होता है 10⁻⁻7
न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। और फिर इसके बाद जो मैंने पहला चैप्टर आपको बताया था उसमें एक फार्मूला आता है, एक कांस्टेंट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका जो मान होता है ये 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है इसका यूनिट। जो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो इसमें रिलेशन कैसे हम स्थापित कर सकते हैं, इसमें रिलेशन कैसे हम बना सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पर पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से डिवाइड कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो चलिए उसको देख लेते हैं। μ0/4 पाई डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और ये जो एप्सिलॉन नॉट है ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, μ0 × एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻⁻7 × 9 × 10⁻⁹ ऊपर हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो गया और ऊपर क्या जाएगा, ऊपर कूलम जाएगा तो सबसे ऊपर कूलम स्क्वायर हो जाएगा अपान एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी यूनिट कूलम स्क्वायर अपान एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, जो μ0 और एप्सिलॉन नॉट है इसका मल्टीपल इक्वल टू, जब यहाँ पर 10⁻⁷ को नीचे लाएंगे 1/9 × 10⁻16 हो जाएगा ना, क्योंकि 9 पहले से है और 7 और आ जाएगा तो यहाँ पर 9 × 10⁻16 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर कूलम है और नीचे एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कूलम पर एम्पियर मीटर का होल स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं। तो जो कूलम पर एम्पियर मीटर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर Q बराबर IT होता है। तो कूलम इक्वल टू होता है एम्पियर × सेकेंड। तो यहाँ पर एम्पियर सेकेंड रख देंगे तो क्या हो जाएगा μ0 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/9 × 10⁻, क्या लिख सकते हैं 16। और यदि हम यहाँ पर लिखना चाहें तो जो Q है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो कूलम है इसको हम क्या लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड और एम्पियर मीटर। यहाँ पर एम्पियर से एम्पियर कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर है। तो μ0 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/9 × 10⁻16। और यहाँ पर जब हम सेकंड को नीचे लाएंगे तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, फिर इसका स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने सबको नीचे ला लिया, जो यहाँ पर यूनिट थी पूरी यूनिट को नीचे ला लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा μ0 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1/, जब इसको हम सबको जब यहाँ पर सबका स्क्वायर कर देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 × 10⁸। अब मीटर प्रति सेकंड पूरे का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड क्या होता है, ये प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड तो होती है। तो यहाँ पर इसके जगह पर हम C लिख लेते हैं क्योंकि जो प्रकाश की चाल है उसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1/c² हो जाएगा। तो यहाँ पर जो C का मान आ गया, ये आ गया 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हमें क्या रिलेशन प्राप्त हो गया, μ0 और एप्सिलॉन नॉट के बीच में C = 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो यही रिलेशन हमें प्राप्त करना था। तो यदि आपके पेपर में बहुविकल्पीय में आता है कि C = 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, वहाँ पर ऑप्शन आएगा तो वहाँ पर इस ऑप्शन को आप सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने μ0 और एप्सिलॉन नॉट के बीच में रिलेशन देख लिया और यहाँ पर बायो-सेवर्ट का नियम भी देख लिया। तो चलिए इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और यदि आप हमारी और वीडियोज पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। जय हिंद।